जय हिंद दोस्तों। आज भाग 9 इसमें पंचायत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 243 के क से 9 तक में की गई है। 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया गया। इन दोनों ही कार्यक्रम की जांच के लिए 1957 बलवंत राय मेहता अर्थात BRM समिति का गठन किया गया। इस समिति के सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1957 को राजस्थान के नागौर से पहली बार पंचायती राज प्रारंभ हुआ। बलवंत राय मेहता अर्थात BRM समिति के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत बनाया गया, जो पहला गांव स्तर पर, जो दूसरा ब्लॉक स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर। गांव स्तर पर जो काम करता था उसे ग्राम पंचायत कहते हैं, और जो ब्लॉक स्तर पर काम करता है उसे पंचायत समिति कहते हैं, और जो जिला स्तर पर काम करता है उसे जिला परिषद कहते हैं। रिमार्क: जिस राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वह पंचायत समिति नहीं बनाई। दूसरा, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत है। तीसरा, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में 1 स्तरीय पंचायत है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य में अधिक जनसंख्या नहीं है। पंचायतों को वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए राज्यपाल राज्य में वित्त आयोग का गठन करते हैं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया। इसने 2 स्तरीय पंचायत की बात कही। जिस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी उसने 2 स्तरीय पंचायत की बात कही। पहला गांव स्तर पर, जिसे मंडल पंचायत कहें, और दूसरा जिला स्तर पर, जिसे जिला परिषद कहें। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया। इस संशोधन के बाद पंचायतों को अपनाने वाला पहला राज्य कर्नाटक था, और दिल्ली में पंचायत ही नहीं, क्योंकि वहाँ गांव ही नहीं है। पंचायत की सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत की सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 सीट अर्थात 66% सीट आरक्षित है, जबकि बिहार में 50% सीट आरक्षित है महिलाओं को। पंचायतों का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष होता है। पंचायती समितियों में गणपूर्ति के लिए 1/2 होना जरूरी है। पंचायती सदस्य को हटाने के लिए जिला पंचायत अधिकारी को 15 दिन पूर्व सूचना देनी होती है, और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जाता है। मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायत अधिकारी को देता है। पंचायत सदस्य के खाली सीटों को 6 महीने के अंदर चुनाव द्वारा भरा जाता है। यह बचे हुए कार्यकाल के लिए आती है। पंचायतों के सभी स्तर का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करती है। पंचायतों के वित्तीय स्थिति के जांच के लिए राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993, दोस्तों यहाँ पर 73 लिखा हुआ है, 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायतों को 29 विषय दिए गए। पंचायतों की बैठक 2 महीने में एक बार होना अनिवार्य है। नेक्स्ट हम लोग पंचायती सदस्य क्या है। न्यायपालिका का कार्य अर्थात विकास जो सरपंच करते हैं, और कार्यपालिका जो वार्ड सदस्य करते हैं या मुखिया करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट का भी एक चौकीदार होता है, जो प्रत्येक गांव में एक चौकीदार होता है। राज्य सरकार का एक ग्राम सेवक होता है, जिसे वीडियो कहते हैं या जिला पंचायत अधिकारी भी कहते हैं। नेक्स्ट है लेखा जोखा जो गांव के स्तर जमीन अमीन के जरिए उसे नपवाता है, जिसे लेखापाल भी कहते हैं या पटवारी भी कहते हैं या कानूनगो कहते हैं। पंचायतों से संबंधित आयोग को याद रखने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, जो BA पास 73, B से BRM बलवंत राय मेहता, और A से AM जो अशोक राय मेहता समिति, और पास से PVK अर्थात राव समिति, और 73 से 73वां संविधान संशोधन जो 24 अप्रैल 1993 में किया गया था। रिमार्क: पंचायतों को चुनाव कराने के समय का निर्णय राज्य सरकार लेती है, जबकि पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन करती है। रिमार्क: पंचायती राज अर्थात स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। जैसे हरियाणा के पंचायत को खाप पंचायत कहते हैं।
अब हम लोग भाग 9 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नगर पालिका की चर्चा की अनुच्छेद 273 में की गई है और इसे 10 से लेकर 6 तक में रखी गई है। अनुसूची 12 में नगर पालिका को जोड़ा गया है और 74वां संविधान संशोधन जो 1 जून 1993 में किया गया था। नगर पालिका क्या है? यह शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन का दायित्व संभालता है। इसे 74वां संशोधन जो 1 जून 1993 को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नगर पालिका भी 3 स्तरीय होता है। पहला होता है छोटी शहर, दूसरा होता है मध्यम शहर और तीसरा होता है बड़ा शहर। छोटी शहर को हम लोग नगर पंचायत भी कह सकते हैं और इंग्लिश में चेयरपर्सन भी कह सकते हैं। और नगर परिषद को, मध्यम शहर को नगर परिषद कहते हैं और इसमें अध्यक्ष बैठता है, अध्यक्ष की नियुक्ति होता है। जैसे नवादा, जमुई, किशनगंज क्या है? मध्यम शहर है। और बड़ा शहर को नगर निगम भी कहते हैं, इसमें मेयर की नियुक्ति होता है। जैसे पटना, दिल्ली, पुराना शहर मद्रास, मुंबई। बड़ा शहर जिसे नगर निगम भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। वहाँ मेयर की नियुक्ति होती है, जिसे महापौर भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पटना को पीएमसी भी कह सकते हैं और दिल्ली को एमसीडी कहते हैं। और पुराना शहर जो मद्रास है उसे एमएमसी कहते हैं और मुंबई जिसे बीएमसी भी कह सकते हैं। रिमार्क: नगर पालिका को 18 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा, नगर पालिका की अवधि अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष होती है। तीसरा पॉइंट, नगर पालिका के तीनों चरणों में एससी एसटी तथा महिलाओं के आरक्षण की चर्चा है। नोट: मेयर अर्थात महापौर के कार्य को आसान करने के लिए वार्ड काउंसलर अर्थात वार्ड पार्षद होता है। एग्जाम्पल के लिए पटना, वहाँ मेयर नियुक्ति होता है जिसे महापौर भी कहते हैं, जैसे सीता साहू बने थे। मुसल्लम पट जिसे वार्ड काउंसलर है। वार्ड पार्षद इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है स्थानीय लोगों द्वारा शासन। सबसे पहले स्वशासन चोल राजाओं से प्रारंभ हुआ या प्रारंभ किया गया। लॉर्ड रिपर ने स्थानीय स्वशासन को व्यवस्थित ढंग से लागू किया। स्थानीय स्वशासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए होता है और स्थानीय स्वशासन भी 2 स्तर पर कार्य करता है। पहला ग्रामीण स्वशासन और दूसरा शहरी स्वशासन। तो ग्रामीण स्वशासन में ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति आता है और जिला परिषद आता है। तो ग्राम पंचायत जिसमें मुखिया नियुक्ति होता है और पंचायत समिति जिसमें ब्लॉक प्रमुख होता है और जिला परिषद जो अध्यक्ष होता है। और शहरी स्वशासन में नगर पंचायत होता है जिसे चेयरपर्सन कहते हैं और नगर परिषद जहां अध्यक्ष नियुक्ति होते हैं और नगर निगम जहां मेयर अर्थात महापौर का नियुक्ति होता है। नेक्स्ट हम लोग भाग 9 सहकारिता के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से स्थानीय लोग मिलकर जब किसी संस्था या कंपनी को बनाते हैं तो उसे सहकारिता कहते हैं। यह स्थानीय लोगों के द्वारा बना होता है और स्थानीय लोगों को ही सहायता करता है। सरकार इन संस्थाओं पर विशेष ध्यान देती है, इन संस्थाओं पर टैक्स कम लेती है। भाग 10 जिसमें एससी एसटी प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 244 में की गई है और इसे 1989 में लागू किया गया था। SC/ST एक्ट 1989 के तहत किसी दलित व्यक्ति के शिकायत पर बिना जांच के ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अनुच्छेद 244 के क में असम राज्य के जनजाति की प्रशासन की चर्चा की गई है। भाग 11 जिसमें केंद्र राज्य संबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक में की गई है। केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय में 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा संसद को देती है। अनुच्छेद 253 में यह कहा गया है कि संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है बिना उस राज्य की अनुमति। और अनुच्छेद 262 में यह कहता है कि नदियां राज्य सूची का विषय है, अतः 2 राज्यों के बीच
उत्पन्न नदी विवाद को सुलझाने के लिए रिटायर्ड जजों का एक समूह बनाया जाए, जिसे न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कावेरी जल विवाद, जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी महानदी जल विवाद, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा। रिमार्क: नदियों को संघ सूची में होना चाहिए। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद, राज्य के विवाद को सुलझाने के लिए इसका गठन किया जाता है। सभी राज्य के मुख्यमंत्री, कुछ कैबिनेट मंत्री उसके सदस्य होते हैं। पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। साल में इसकी 3 बैठक होती है। नेक्स्ट हम लोग भाग 12, जिसमें वित्त समिति संविदा अर्थात टैक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 264 से लेकर 300 तक में की गई। अनुच्छेद 265 में यह कहा गया है कि बिना संसद में पारित विधेयक पर टैक्स नहीं लिया जाता। बिना संसद में पारित विधेयक पर टैक्स नहीं लिया जा सकता है। अनुच्छेद 266 में यह कहा गया कि भारत की संचित निधि, सरकार का समस्त धन संचित निधि के रूप में आरबीआई के पास जमा रहता है। संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद को विनियोग विधेयक पारित करना होता है। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वेतन संचित निधि से दिए जाते हैं। महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल को संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि की चर्चा की गई है। किसी आकस्मिक स्थिति में तत्काल धन उपलब्ध कराने के लिए आकस्मिक निधि बनाया जाता है। आकस्मिक निधि से धन राष्ट्रपति निकालते हैं। आकस्मिक निधि में हमेशा 500 करोड़ रुपया रहना चाहिए। अनुच्छेद 275 में विशेष राज्य अर्थात विशेष अनुदान की चर्चा की गई है। जिन राज्य में प्राकृतिक आपदा तथा भौगोलिक विषमता होती है तथा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप होते हैं, उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इन्हें लगभग 80% टैक्स लौटा दिया जाता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। यह केंद्र तथा राज्य में कर का बंटवारा करता है। इसमें 4 सदस्य तथा 1 अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है। अध्यक्ष अर्थशास्त्र का अच्छा जानकार होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष केसी नियोगी रहे और 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी रहे और 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष एन.के. सिंह रहे। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। नोट में वर्तमान में राज्य को उनके कुल टैक्स का 42% लौटा दिया जाता है। अनुच्छेद 292 में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार विदेशी ऋण ले सकती है जो भारत के संचित निधि पर पारित होता है। सरकार बदलने पर भी यह ऋण चुकाने पड़ते हैं। और अनुच्छेद 293 में यह कहा गया है कि राज्य सरकार भी विदेशी ऋण ले सकती है, किंतु उसे केंद्र से अनुमति लेनी होगी। अनुच्छेद 297 में यह कहा गया है कि भारत के क्षेत्र या जमीन से मिलने वाली मूल्यवान वस्तु जैसे सोना, पेट्रोलियम इत्यादि पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा, किंतु भूमि से गैर कानूनी वस्तु या खतरनाक वस्तु व्यक्ति का होगा, जैसे हथियार, शराब, विदेशी मुद्रा इत्यादि। वित्त आयोग तथा अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 300 के क में संपत्ति के अधिकार की चर्चा की गई है, जो अभी कानूनी या विधेयक अधिकार हो गया है। कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती, किंतु सरकार छीन सकती है।